सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। जो हमें मूल ज्ञात करके बताने हैं दी गई समीकरण के, उनकी प्रकृति कैसी है, उन मूलों का अस्तित्व है भी या उन मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, वह मूल वास्तविक होंगे अथवा नहीं होंगे, इसकी चर्चा आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इस बात की चर्चा तो हम अपने श्रीधराचार्य नियम में भी कर चुके हैं कि कब हम मूलों का अस्तित्व रखेंगे, कब हम उन मूलों की गणना करके बता सकते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा अलग से टॉपिक दिया गया है तो हमें यहाँ पर भी इसे पढ़ लेना है। तो यहाँ हमने लिखा है एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax की घात 2 + bx + c = 0। माना कि कोई भी दी गई समीकरण इस व्यापक रूप से मेल खाती है, तब उस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। सबसे पहले तो वास्तविक मूल होंगे और साथ ही वह भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। और दो तो सभी में आने ही आने हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण दे रखी है तो दो ही मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। तो इस तरीके से दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac, जहाँ b² - 4ac को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर कहा करते थे। तो यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आपको प्राप्त होगा तो वह समीकरण दो भिन्न वास्तविक मूल रखेगी। स्थिति 2 होती है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। फिर से यहाँ भिन्न की जगह केवल बराबर आ गए हैं, बाकी वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर आपको मिल जाता है। यदि b² - 4ac विविक्तिकर का मान 0 प्राप्त हो तो वह द्विघात समीकरण दो बराबर वास्तविक मूल रखेगी। नंबर 3 कंडीशन होती है कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। यदि यह स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है तो उस दी गई समीकरण के लिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, उसके लिए हम वास्तविक मूल हल करके नहीं बता सकते हैं। यह जो स्थितियां हैं, यह स्थितियां हम पढ़ सकते हैं कि हमने श्रीधराचार्य नियम पढ़ा है, x = -b ± वर्गमूल में b² - 4ac/2a। आप देख रहे हैं यहाँ वर्गमूल के अंदर आ रहे हैं b² - 4ac। यदि इसका मान कुछ धनात्मक मान होगा तो एक बार हम यहाँ प्लस लगा करके और एक बार माइनस लगा करके इन्हें हल करेंगे। इस तरीके से हमें दो वास्तविक मूल मिलेंगे, क्योंकि वर्गमूल के अंदर यदि धनात्मक मान आ रहा है तो वह वास्तविक मानों में ही गिना जाता है। दूसरी स्थिति में यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो जाता है, यदि यह पूरा मान 0 हो जाएगा तो -b में चाहे हम 0 जोड़ लें या -b में से 0 घटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक जैसे ही आंसर आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जबकि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। यदि यह वर्गमूल वाला मान 0 से छोटा हो जाता है, अर्थात वर्गमूल के अंदर हमें माइनस वाले मान मिल रहे हैं, जैसे कि वर्गमूल में हमें -5 मिल गया, तो इस तरीके के जो मान होते हैं वह वास्तविक आंसर नहीं रखते हैं। इसीलिए यहाँ हमने लिखा है कि यह समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं रखेगी यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो। ये जो हमने मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एक क्वेश्चन से। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 4x + 3 = 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। विविक्तिकर का मतलब वही है b² - 4ac, उसी को हम विविक्तिकर कहते हैं। साथ ही फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करने को कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम विविक्तिकर की गणना कर लें। तो हमें जो समीकरण दी गई है वह है 2x की घात 2 - 4x + 3 = 0। यदि समीकरण की तुलना हम अपनी व्यापक समीकरण से कर लेते हैं, ax की घात 2 + bx + c = 0 से यदि हम इसकी तुलना करके देखें तो x की घात 2 का गुणांक यहाँ 2 है, मतलब a का मान 2 मिलेगा, b = x का गुणांक -4 और c का मान +3। यह हमें मिल जाते हैं abc के मान। अब हमें विविक्तिकर निकालना है, तो विविक्तिकर के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b, a और c सभी के मान यदि हम यहाँ लगा लें, b का मान है -4, -4 गुणा a का मान है 2 और यहाँ c का मान है 3। आगे हल करें, -4 का वर्ग 16 है, -4 दूनी 8, 3 24। तो 16 में से यदि हम 24 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे -8।
तो हमें यहाँ आंसर मिल रहा है -8, जो कि 0 से छोटा होता है। अब यहाँ हमें b² - 4ac का जो मान मिला है वह 0 से छोटा मिला है, और हमने यहाँ जो तीसरी स्थिति पढ़ी है वही यहाँ से मेल खा रही है कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, और इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो हमने यही लिख करके बताएंगे, चूंकि विविक्त कर b² - 4ac का मान 0 से छोटा हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए जो हमें समीकरण दी गई है वह कोई वास्तविक मूल नहीं रखेगी। तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि उनके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या दो बराबर वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। साथ ही यदि मूलों का अस्तित्व है, मूलों के अस्तित्व से मतलब है कि वह वास्तविक मूल रखते हैं। यदि इन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति प्राप्त हो जाती है तो मूल अस्तित्व में कहे जाते हैं। तो उन्हें ज्ञात करके भी बताना है, अर्थात x के मान भी हमें निकाल करके बताने हैं यदि यह दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लें। ये जो दी गई समीकरण है, यदि इसके लिए हम a b c के मान देखें तो a का मान x² 2 का गुणांक 2 है, b बराबर x का गुणांक -3 है और c का मान +5 के बराबर है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम निकाल करके बताएंगे विविक्त कर b² - 4ac का मान। b का मान है -3 घात 2, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4 गुणा a की जगह 2 गुणा c की जगह 5। आगे हल करेंगे, -3 की घात 2 का मान 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो यहाँ हल करके हमें मिलेगा माइनस में 31, जो कि फिर से 0 से छोटा है। और यहाँ स्थिति 3 के अनुसार फिर से हमें b² - 4ac का मान 0 से छोटा मिल रहा है, इसीलिए समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। फिर से हम उन्हें लिख करके बता देंगे, चूँकि b² - 4ac का मान हमें 0 से छोटा मिला है, इसीलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात उनके जो मूल हैं वह अस्तित्व में नहीं है। अब जब मूल अस्तित्व में नहीं आ रहे हैं तो इन्हें हमें आगे भी हल नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हम अपना सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। हम एक क्वेश्चन और लिखें, 3x की घात 2 माइनस में 4√3x + 4 बराबर 0। अब हमें यह समीकरण दी गई है, फिर से उसके लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें हमें ज्ञात भी करके बताना है। तो सबसे पहले हम a b c के मान ढूंढ लेते हैं। x की घात 2 के आगे कितना लिखा है 3, b का मान x के आगे कितना लिखा है माइनस में 4√3, और यहाँ c का मान लिखा है 4। फिर से विविक्त कर b² - 4ac का मान यदि हम निकालेंगे तो b का मान है माइनस में 4√3 घात 2 माइनस 4ac 4 गुणा a का मान गुणा में c का मान। इन्हें आगे हल कर लें, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग 16 गुणा √3 का वर्ग 3 माइनस 4 × 12 12 चौक 48, और यहाँ 16 × 48 माइनस 48। तो हल करके हमें मिल जाता है 0। और जब भी b² - 4ac का मान हमें 0 के बराबर मिलेगा तो हमें देखनी है स्थिति नंबर 2, b² - 4ac का मान 0 है। इसका मतलब है अब जो हमें समीकरण दी गई है उसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हम इन्हें यही लिख करके बता देंगे, चूँकि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है। यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि b² - 4ac बराबर 0 है, इसीलिए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं। दो बराबर वास्तविक मूल हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि उनके मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात भी करके बताना है। तो जो अब हमें समीकरण दी गई थी उसे हम फिर से लिख लें, क्योंकि अब हमें इसे हल करके यहाँ से x के मान भी निकाल करके बताने हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 4 × 3 हमें मिल जाता है 12
12 के ऐसे गुणनखंडन करने हैं जिनको जोड़ने पर 4√3 आ जाए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लें कि रूट के अंदर कितना मान आ रहा है 3। तो सबसे पहले तो हमें 12 में से 3 अलग निकालने हैं। तो यदि हम 3 अलग कर लेते हैं तो 3 गुणा 4 और बचेंगे, 3 चौक 12 होते हैं। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें रूट में 3 चाहिए है। इसका मतलब है 3 तो ये गुणनखंडन चाहिए ही चाहिए। अब हम 3 को बदल करके लिख लेंगे √3 गुणा √3। साथ ही 4 को बदल करके लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब हमें इनमें ऐसे जोड़े ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर 4√3 हो जाए। तो यदि हम 2 और √3 को एक साथ लिख लें और 2 √3 को एक साथ लिख लें तो यहाँ हमें गुणनखंडन मिल गए 2√3 और 2√3। यदि आप इनको जोड़ करके देखेंगे तो जब भी हम रूट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं इनके आगे वाले मानों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर मिल जाएगा 4√3। साथ ही यदि आप इनकी गुणा करके देखोगे तो गुणा करके वही मिल जाएगा 12। तो यहाँ हमें 12 के ऐसे गुणनखंडन मिल जाते हैं 2√3 और 2√3 जिनको जोड़ने पर 4√3 आ जाएगा। तो इनकी जगह हम गुणनखंडन लिख लें, माइनस में 2√3x और माइनस में 2√3x प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ जोड़ने पर चाहिए थे इसीलिए दोनों समान चिन्ह में हमने लिए हैं। साथ ही बीच में माइनस आ रहा था तो दोनों हमने माइनस में लिखे हैं। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। √3 और 3 में जो कॉमन होते हैं वह होते हैं √3। साथ ही इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। √3x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 3। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 के गुणनखंडन होते हैं √3 और √3। यदि हम 3 में से √3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा √3, तो √3 बच रहे हैं। x की घात 2 में से हमने x कॉमन ले लिए हैं तो x और बच रहे हैं, माइनस की जगह माइनस। यहाँ हम √3x कॉमन ले चुके हैं तो केवल यहाँ बचेगा 2। साथ ही हम यहाँ देखें क्या कॉमन आ सकता है। √3 तो यहाँ नहीं है, ना ही x है, लेकिन 2 हम यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेंगे √3x, प्लस में से माइनस कॉमन हमने लिया है तो माइनस यहाँ बच जाएगा। 2 कॉमन लेने से 2 दूनी 4 बराबर में 0। आप देख रहे हैं दोनों गुणनखंडन एक जैसे मिल गए हैं। इसका मतलब है हमने जो गुणनखंडन किए हैं वह बिल्कुल सही है। यदि हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3x माइनस 2 बराबर 0। यदि हम पहले वाले गुणनखंडन को 0 के बराबर रखें तो यहाँ हमें मिलेगा √3x माइनस 2 बराबर 0, या फिर दूसरे वाले गुणनखंडन का मान 0 के बराबर रखें। यहाँ से इन्हें हल करने पर x बराबर -2 का पक्षांतर करेंगे +2, और यह जो √3 गुणा में लिखे हुए हैं यह आ जाएंगे भाग में। तो x का एक आंसर आ जाता है 2/√3, या इसी तरीके से यहाँ हल करेंगे तो x बराबर 2/√3। तो यहाँ हमें इनके 2 आंसर मिल जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं जब भी हमने मूलों की जांच की थी तो हमें यहाँ मिला था 2 बराबर वास्तविक मूल, और यहाँ हमें मिल भी रहे हैं, दोनों मूल बराबर हैं और वास्तविक भी हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमें मूलों की प्रकृति पूछी जा रही थी और यदि उनका अस्तित्व हो तो उन मूलों को ज्ञात करने को कह रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें मूलों की प्रकृति दे रखी है कि 2 बराबर मूल हैं। हमें इस स्थिति में k का मान ज्ञात करके बताना है। जब भी हमें मूलों की प्रकृति दी गई होती है तो उस क्वेश्चन में हम सदैव विविक्तिकर के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करते हैं। वहाँ हमें मूलों को ज्ञात करने वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इस समीकरण की तुलना मानक रूप से कर लेने पर a, b और c के मान ज्ञात कर लें। यदि हम k x की गुणा x में करेंगे तो हमें मिलेगा k x की घात 2, k x की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस में 2kx और प्लस के 6 ऐसे के ऐसे ही हम यहाँ लिख लें बराबर में 0। यदि इस समीकरण की तुलना हम ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेते हैं तो x की घात 2 का गुणांक a बराबर, यहाँ x की घात 2 का गुणांक k के बराबर है। इसी तरीके से b बराबर x का गुणांक, अब x के साथ में यहाँ जो मान आ रहे हैं वह हैं -2 के। लास्ट में c का मान जो अचर पद है प्लस के 6। अब हमने यहाँ a, b, c तीनों के मान याद कर लिए हैं तो हम यहाँ विविक्त कर b² - 4ac का मान निकाल करके रखेंगे। b की जगह -2k का वर्ग माइनस 4ac, तो 4 गुणा a का मान गुणा c का मान, इन्हें हल कर लें। माइनस का वर्ग करते हैं प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 और k का वर्ग करेंगे k² माइनस 6 चौक 24 के।
यहाँ तक का काम करने के बाद अब हमें इस्तेमाल करना है मूलों की प्रकृति जो हमें सवाल में दी गई है। हमें सवाल में दिया गया है कि इसके 2 बराबर मूल हैं और हम जानते हैं कि यदि कोई भी समीकरण 2 बराबर मूल रखती है तो विविक्तकर का मान 0 के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूले का हमें इस्तेमाल करना है और हमें k का मान वहाँ से मिल जाएगा। तो हम इन्हें लिख करके बता देंगे। चूँकि 2 बराबर मूल हमें दिए गए हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अभी हमने b² - 4ac का मान पीछे निकाला है 4k की घात 2 माइनस में 24k और बराबर में 0 हम यहाँ लिख करके चल सकते हैं। आप देख रहे हैं इन दोनों पदों में से 4k कॉमन हम ले सकते हैं। 4k कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेंगे k माइनस यहाँ बचेंगे 4 × 24 k हम बाहर ले चुके हैं बराबर में 0। अब यहाँ आपको 3 पद गुणनफल के रूप में लिख करके दिए गए हैं। जब भी किन्हीं राशियों का गुणनफल 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है उनमें से कोई भी एक राशि 0 के बराबर रही होगी। लेकिन 4 तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, तो या तो k 0 रहे होंगे या k - 6 0 के बराबर रहे होंगे। तो हम यहाँ से यही मान लेंगे कि या तो k 0 रहे होंगे या फिर k - 6 0 के बराबर रहे होंगे। तो यहाँ से k बराबर 0 या फिर यहाँ से हल करके आ जाता है k का मान 6। लेकिन जो हमें यहाँ k का मान 0 के बराबर मिला है, यदि इस मान को हम अपनी समीकरण में लगाते हैं, दी गई समीकरण में k की जगह 0 रखने पर यह पूरा मान 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा 6 बराबर 0, जो कि सत्य नहीं होता है। कभी भी 6 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह जो 0 वाला मान हमें मिला है उसे हम कह देंगे अमान्य। और क्या कारण लिख करके बताएंगे, क्योंकि k बराबर 0 के लिए समीकरण से हमें 6 बराबर 0 प्राप्त होता है, जो कि असत्य है और असत्य मान के लिए हम इसे अमान्य घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें k का मान मिल जाता है 6, जिसके लिए हमें दी गई समीकरण के मूल बराबर बराबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? संभव है जहाँ पर भी शब्द आ जाता है वहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले दी गई स्थिति के लिए समीकरण बनानी है और उसके मूलों का अस्तित्व जांच करके बताना है कि क्या उसके मूल अस्तित्व में है या नहीं है। यदि उसके मूल अस्तित्व में होंगे तो यह स्थिति भी संभव होगी, लेकिन यदि मूल अस्तित्व में नहीं आ रहे हैं, कोई वास्तविक मूल हल में नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति को हम असंभव स्थिति कहते हैं। हम कहेंगे वह स्थिति संभव नहीं होगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताइए। हमें लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी दे रखी है, तो यदि हमें चौड़ाई का मान पता चल जाए तो लंबाई तो हम उसकी 2 गुनी करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना जो हमें आम की बगिया दे रखी है उसकी चौड़ाई x मीटर के बराबर है, तब हमें बगिया की लंबाई कितनी मिल जाएगी, लंबाई बराबर चौड़ाई से 2 गुनी। चौड़ाई है x, यदि इसकी 2 गुनी कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 2x मीटर। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला, अब जो हमें आम की बगिया दे रखी है और हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब है वह आयताकार रूप में दे रखी है और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई की। लंबाई का मान है 2x गुणा में चौड़ाई का मान है x, यदि इनकी गुणा कर लेते हैं तो 2x की घात 2। लेकिन हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, तो हमने जो क्षेत्रफल प्राप्त किया है यदि हम उसे क्वेश्चन वाले क्षेत्रफल के बराबर रख दें तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें क्षेत्रफल दिया गया है वह 800 वर्ग मीटर के बराबर है, लेकिन हमारा वाला जो क्षेत्रफल है वो 2x की घात 2 के बराबर है। यदि हम 2 का भाग दोनों पक्षों में कर लेते हैं तो x की घात 2 बराबर 400, 400 को इस तरफ ले आएँ तो x की घात 2 माइनस 400 बराबर 0। अब सबसे पहले हमें यहाँ जो समीकरण प्राप्त हुई है इसके अस्तित्व की जांच हमें करके बता लेनी है। तो अस्तित्व की जांच करने के लिए वही तरीका है, पहले a b c के मान हम यहाँ से ज्ञात कर लें। तो यदि आप इस समीकरण के लिए देखेंगे तो यहाँ a का मान अर्थात x की घात 2 का गुणांक 1 के बराबर है, b बराबर होता है x का गुणांक, लेकिन x वाला कोई भी पद यहाँ नहीं है, x की घात 1 वाला पद, इसका मतलब है उसका गुणांक 0 रहा होगा। c बराबर c का मान अचर पद जिनके साथ x नहीं आ रहे हैं तो वह है माइनस में 400।
हमें यहाँ ए बी सी तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम निकाल करके देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान हमें मिला था 0, तो 0 की घात 2 माइनस 4 की जगह 4 गुणा a की जगह a का मान हमें मिला था 1 गुणा c का मान माइनस में 400। इन्हें हल कर लें, 0 का वर्ग 0 ही मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 की गुणा यदि हम 400 में कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1600। 0 में 1600 जोड़ने पर 1600 ही हमें मिलेगा, जो कि मान हमें प्राप्त हुआ है 0 से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें 0 से बड़ा मिल रहा है, और जब भी विविक्तकर का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब है जो दी गई समीकरण है उसके मूल अस्तित्व में हैं। अतः जो हमें समीकरण प्राप्त हुई थी, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया था, ये रही हमारी समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण 1 के वास्तविक मूल अस्तित्व में हैं। और जब मूल अस्तित्व में है तो हमने पहले ही बताया है कि तभी ऐसा संभव हो सकता है कि यह बगिया बनाना संभव हो, जबकि मूल अस्तित्व में होंगे तो हम कह सकते हैं ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो यहाँ तक का जवाब तो हमने दे दिया है कि हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। साथ ही वह कह रहे हैं कि यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमें ज्ञात करके बतानी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें जो भी द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, यहाँ हमें यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, इसके मूल और हमें ज्ञात करके बताने हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो यदि हम समीकरण 1 को हल करके बताएं, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 हमें दी गई है x की घात 2 माइनस 400 बराबर 0, x की घात 2 बराबर 400 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे प्लस 400 हो जाएंगे। यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर प्लस माइनस, और 400 का वर्गमूल होता है 20 के बराबर। तो यहाँ हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, या तो प्लस 20 होगा या माइनस 20 होगा। लेकिन यहाँ जो x है वह चौड़ाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, और आयत की लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम इस ऋणात्मक मान को यहाँ अमान्य कर देंगे। हम लिख करके बता सकते हैं चूँकि लंबाई या फिर चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए हम x का जो मान मान्य मानेंगे वह केवल प्लस 20 मानेंगे। अब यहाँ जो हमने x माना था उसे हमने चौड़ाई कहा था, तो चौड़ाई का आंसर हमें मिल जाता है 20 मीटर, और लंबाई हमारे पास थी 2x के बराबर, और x का मान हमें मिल गया है 20, तो हल करके यह हो जाता है 40 मीटर। तो जो भी हमें स्थिति दे रखी थी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से चौड़ाई का मान 20 मीटर चाहिए है और लंबाई का मान 40 मीटर चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है। फिर से यदि हम यहाँ से जो समीकरण प्राप्त करेंगे उसके विविक्तकर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है तो यह स्थिति संभव मानी जाएगी, अर्थात जब मूलों का अस्तित्व होगा तो यह स्थिति संभव होगी, और यदि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो यह स्थिति संभव नहीं होगी। और साथ ही कह रहे हैं यदि स्थिति संभव होती है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करके हमें बतानी है। क्वेश्चन दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों मित्रों की आयुओं को यदि जोड़ दिया जाए तो वह 20 वर्ष के बराबर बैठती हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। साथ ही यह भी बताया गया है कि अब वर्तमान आयु से 4 वर्ष पहले की जितनी भी उनकी आयु थी दोनों मित्रों की, यदि हम उनका गुणनफल करके देखें तो हमें 48 प्राप्त हो जाता है। तो इस सवाल को हल करने के लिए यदि हमें एक मित्र की आयु पता चल जाए तो दूसरे मित्र की आयु तो हम 20 में से घटा करके प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग हमें दिया गया है। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष के। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर होगी
क्योंकि उनकी आयु का योगफल 20 वर्ष दिया गया है। तो 20 में से यदि हम पहले मित्र की आयु को निकाल लेते हैं तो हमें दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगी। अब साथ ही अब हमें वर्तमान आयु जो पता चल गई है तो 4 वर्ष पहले की हम आयु उनकी गणना करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पहले का मतलब है हम भूतकाल की बात कर रहे हैं और भूतकाल में हम छोटे रहे हैं उम्र में। पहले जहाँ पर भी शब्द आ जाए पूर्व या पहले, वहाँ हमें उम्र को घटा करके बताना है। तो वर्तमान उम्र इनकी x वर्ष है, तो 4 साल पहले इनकी उम्र होगी x माइनस 4 वर्ष। इसी तरीके से 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर इनकी वर्तमान आयु इस समय 20 माइनस x है। 4 वर्ष पूर्व के निकालने के लिए हम 4 माइनस कर लेते हैं। तो 20 में से 4 यदि हम घटाएंगे तो 16 है और माइनस x ऐसे के ऐसे ही हम रख लेंगे। अब हमारे पास 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु दोनों मान आ गए हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 वर्ष पहले की उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यदि हम इन दोनों की गुणा कर लें और बराबर रख दें 48 के, तो हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु है x माइनस 4 और दूसरे मित्र की आयु है 16 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल 48 के बराबर है। यदि हम इनकी गुणा कर ले अंदर, x की गुणा 16 में करेंगे 16x, x की गुणा माइनस x में करेंगे माइनस x की घात 2, माइनस 4 की गुणा 16 में करेंगे माइनस में 64 और माइनस 4 की गुणा माइनस x में करेंगे तो प्लस में 4x बराबर में 48। x की घात 2 वाले पद को यदि हम आगे लिख लेते हैं, x वाले 2 पद आ रहे हैं यहाँ 16x प्लस 4x, कुल मिलाकर के हो जाते हैं 20x, माइनस में 64 और 48 का भी पक्षांतर हम इस तरफ कर लें तो माइनस 48 बराबर 0। माइनस x की घात 2 प्लस 20x, इन दोनों को जोड़ लेने पर क्योंकि दोनों समान चिन्ह में हैं, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 5 11 बराबर 0। पूरी समीकरण से यदि हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यह माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, यह माइनस में बदल जाएंगे और यह प्लस में बराबर 0। यह हो जाती है हमारे पास समीकरण। अब हमें समीकरण के लिए मूलों की प्रकृति की जांच करनी है सबसे पहले कि इसके लिए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ इस समीकरण के लिए हम देखेंगे a का मान x की घात 2 का गुणांक 1 के बराबर है, b बराबर x का गुणांक माइनस 20 के बराबर है और अचर पद c का मान 112 के बराबर है। हम गणना कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविक्त कर की। तो b का मान है माइनस 20 घात 2 माइनस में 4ac 4 गुणा a का मान 1 गुणा में c का मान 112। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे 400 माइनस, यहाँ गुणा कर लेंगे 4 दूनी 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4। इन्हें हल करने पर 400 में से 448 घटाने हैं तो माइनस में 48 बचेंगे। अब आंसर हमें माइनस में मिल रहा है, इसका मतलब है यह 0 से छोटा है। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अब हमें 0 से छोटा मिला है तो इसका मतलब है समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, इसीलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। और जब समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब है मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो यह जो दी गई स्थिति है वह भी संभव नहीं होगी। इसीलिए दी गई स्थिति संभव नहीं है। यह हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बताइए। हमें क्वेश्चन में परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दिए गए हैं पार्क के लिए, हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बतानी है। फिर से यहाँ लंबाई और चौड़ाई आ रहे हैं तो हो सकता है कि वह आयत के रूप में रहा होगा, तभी वह हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना यह जो हमें पार्क दिया गया है इसकी लंबाई x मीटर के बराबर है। अब हमें यहाँ परिमाप दिया गया है तो हम परिमाप का फॉर्मूला लिख करके वहाँ से चौड़ाई निकालने की कोशिश करें। हमारे पास आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में हमें परिमाप का माप
मान दिया गया है 80 मीटर बराबर में 2 गुना लंबाई का मान है x मीटर प्लस चौड़ाई का मान अभी हमें नहीं पता है, तो हम इसे यहाँ चौड़ाई ही लिख लेते हैं। यदि हम 2 का भाग इस तरफ कर लें तो यहाँ बच जाते हैं 40 बराबर में x प्लस चौड़ाई। अब हमें यहाँ चौड़ाई का मान निकाल करके बताना है, तो चौड़ाई बराबर x का पक्षांतर यदि हम इस तरफ कर दें तो 40 माइनस x, यह हो जाती है हमारे पास चौड़ाई 40 माइनस x मीटर। साथ ही हम अब निकाल करके रख लें यहाँ से क्षेत्रफल का मान, क्योंकि हमारे पास लंबाई भी आ गई है और चौड़ाई भी आ गई है। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई की माप हमारे पास है x मीटर और चौड़ाई की माप है 40 माइनस x मीटर। यदि इनकी गुणा कर लेते हैं, x की गुणा अंदर करने पर 40x माइनस में x की घात, तो यह आ जाता है हमारे पास क्षेत्रफल। लेकिन साथ ही हमें क्वेश्चन में भी क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो अपने इस प्राप्त मान को यदि हम क्वेश्चन में दिए गए मान के बराबर रख लेते हैं तो हमें अपनी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार हमें क्षेत्रफल का जो मान दिया गया है 40x माइनस x की घात 2 का मान बराबर है 400 के। यदि x की घात 2 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो यह धनात्मक होंगे, 40x का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो माइनस में 40x और प्लस के 400 ऐसे का ऐसा ही रहेगा बराबर में 0। अब फिर से हमें यहाँ यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। इसके लिए फिर से हम मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे कि इसकी जो मूलों की प्रकृति है वह वास्तविक है या नहीं है। यदि वह वास्तविक मूल रखते हैं तो अस्तित्व में होंगे और तब उस पार्क को बनाना भी संभव होगा। तो यहाँ जो ये समीकरण दी गई है उसके लिए a का मान अर्थात x की घात 2 का गुणांक 1 के बराबर होगा, b का मान x का गुणांक माइनस 40 के बराबर होगा और c का मान प्लस 400 जो कि अचर पद है c बराबर 400 होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान है माइनस 40 घात 2 माइनस में 4ac 4 गुणा a का मान गुणा में c का मान। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस ही हो जाएगा, 40 का वर्ग करेंगे तो 1600 माइनस 4 चौक 16, फिर से 1600 आ रहे हैं। 1600 में से यदि 1600 घटाएंगे तो 0 के बराबर आएगा। अब चूंकि विविक्तकर का मान हमें 0 के बराबर मिला है, इसका मतलब है यह जो समीकरण हमें दी गई है वह 2 बराबर वास्तविक मूल रखती है। अतः समीकरण 1 2 बराबर वास्तविक मूल रखती है। और जब वास्तविक मूल है अर्थात मूलों का अस्तित्व है, इसीलिए जो हमें समीकरण दी गई है अर्थात जो हमें स्थिति दी गई है वह भी संभव होगी। इसीलिए दी गई स्थिति संभव है। और जब दी गई स्थिति संभव है तो हमें यहाँ समीकरण 1 को हल करना है और इसके मूलों की गणना और करके बतानी है। तो हम यहाँ समीकरण 1 को हल करके बताएंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 हमारे पास है x की घात 2 माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर में 0। यह जो समीकरण हमने बना रखी थी इसी को हमने यहाँ लिख लिया है। अब हमें 400 के ऐसे गुणनखंडन करने हैं जिनको जोड़ने पर 40 आ जाए। तो 400 के गुणनखंडन होते हैं 20 और 20। यदि आप इनकी गुणा करके देखोगे तो 400 मिलेगा, साथ ही यदि हम इन्हें जोड़ करके देख लेते हैं तो हमें 40 भी मिल जाएगा। तो गुणनखंड हम लिख लेंगे माइनस 20x और माइनस में 20x, क्योंकि प्लस है दोनों समान चिन्ह में लेने हैं, वह भी माइनस में लेने हैं। प्लस में 400 बराबर 0। पहले दोनों मानों से x कॉमन लेने पर अंदर बचेगा x माइनस 20। यहाँ दोनों मानों से हम माइनस 20 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस माइनस माइनस 20 का भाग जब हम 400 में करेंगे तो 20 बराबर में 0। ब्रैकेट में दोनों मान एक जैसे आ गए हैं। यदि हम x माइनस 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 20 बराबर 0। अब यहाँ या तो पहले वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या फिर दूसरे वाला ब्रैकेट का मान 0 के बराबर होगा। यदि हम इन्हें हल करके बताएं तो x बराबर 20 होगा या x बराबर 20 होगा। अब यहाँ तो दोनों ही मान एक जैसे हैं अर्थात x का मान हमें 20 ले लेना है। अब हमें यहाँ x का मान प्राप्त हो गया है जिसे हमने माना था लंबाई, तो हमें प्राप्त हो जाता है। अतः पार्क की लंबाई बराबर है 20 मीटर के। साथ ही जो हमारे पास चौड़ाई का मान है वह है 40 माइनस एक्स। तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स का मान है 20। 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 मीटर। तो यहाँ जो हमें पार्क प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है। इसका मतलब है कि यह जो पार्क है वह वर्गाकार है,
क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, या फिर यह समचतुर्भुजाकार रहा होगा, वह निर्भर करता है उनके बीच में बनने वाले कोण की। तो यहाँ हमें जो आकृति प्राप्त हुई है वह लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर बराबर रखने वाली है। तो ये जो वीडियो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।